दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब की जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब जो कि दिल्ली बोर्ड के द्वारा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अनाउंस करा गया है। ये नोटिफिकेशन बेसिकली यहाँ पे 1378 1378 टोटल वैकेंसीज हैं। और जो है इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 साल से 35 साल तक है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। ऑन एन एवरेज 18 से 35 साल है। और क्वालिफिकेशन जो है 10th लेवल पे भी है, 12th लेवल पे भी है, ग्रेजुएशन पर भी है, बीई और बीटेक अगर आपने करा है तो उसके अकॉर्डिंग भी है। इस नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में समझते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये 26/5/2025 को जो है ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो। जून में इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इसका क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिटेल में देख लेते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस ना करो। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट देखें तो जो वैकेंसी निकाली गई है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, डीडीए के द्वारा निकाली गई है। यहाँ पे टोटल जो है 1378 पोस्ट है। इसमें ग्रुप ए लेवल का 53 वैकेंसी है, ग्रुप बी लेवल का 242 वैकेंसी है और ग्रुप सी लेवल का 1083 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो मतलब सबको ऐड कर देंगे तो 1378 टोटल वैकेंसी हो जाएगी। एवरेज एज लिमिट जो है 18 से 35 साल है और एप्लीकेशन का जो डेट है ये जून में टेंटेटिव है। ठीक है, एक दो दिन के अंदर आपको इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक महीने का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद फिर एग्जाम डेट वगैरह सब अनाउंस होगा। ऑफिशियल साइट जो है dda.gov.in है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन अगर आप कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो एग्जेम्प्टेड है फी यहाँ पे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो अगर आप एमटीएस या माली के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th पास है, 12th पास प्लस अगर आपने स्टेनो अगर आपने सीखा हुआ है तो स्टेनोग्राफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सर्वेयर की पोस्ट के लिए आईटीआई इन सर्वेइंग का जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पटवारी या नेब तहसीलदार या एएसओ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन बोला गया है। अगर आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करा हुआ है हिंदी या इंग्लिश में और साथ ही साथ ट्रांसलेशन का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा हुआ है सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से तो उस समय आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर में या एग्रीकल्चर में करा हुआ है तो सेक्शन ऑफिसर इन हॉर्टिकल्चर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आप आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक सीएस में करा हुआ है या एमसीए करा हुआ है तो प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एलएलबी करा हुआ है तो आप लीगल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ग्रुप ए लेवल की जितनी नीचे की आपको पोस्ट दिख रही है यहाँ पे आपको साथ में एक्सपीरियंस बोला गया है। ठीक है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है अगर आप उसे चेक करोगे तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए चाहे जितने भी टाइप हैं उसके लिए 35 साल अप टू मैक्सिमम बोला गया है। जूनियर इंजीनियर के लिए 18 से 27 साल है। लीगल असिस्टेंट के लिए 21 साल से 30 साल तक है। एएसओ, प्रोग्रामर और ट्रांसलेटर के लिए अप टू 30 साल तक का यहाँ एज लिमिट बताया गया है। नेब तहसीलदार के लिए 21 से 30 साल तक का यहाँ पे एज लिमिट बताया गया है। ये है ग्रुप बी लेवल की पोस्ट। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाला ग्रुप ए लेवल का था। ठीक है, इसके बाद जो है ग्रुप सी लेवल की पोस्ट में एमटीएस, माली और सर्वेयर आता है जिसके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है। पटवारी, एएसओ, सिक्योरिटी के लिए आता है तो वो जो है 18 से 27 साल है। और स्टेनो जो आ रहा है वो जो है ग्रुप डी की पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए जो है 30 साल जो है एज लिमिट क्राइटेरिया बताया गया है यूआर कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है जो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब इन सभी जॉब के अंदर जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो बेसिकली आपका जो काम होगा वो, चूंकि डायरेक्टर है वो असिस्टेंट डायरेक्टर है तो मतलब डायरेक्टर को असिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो भी चीज़ें हैंडल करनी होंगी, जो आपसे जितने भी नीचे के मैनेजरियल स्टाफ होंगे, ठीक है, मैनेजर होगा जो हैंडल कर रहा होगा, इन सभी को सुपरवाइज करने का जो काम होगा वो असिस्टेंट डायरेक्टर का होगा। इसके अलावा जो लीगल असिस्टेंट है वो लीगल मैटर्स को देखेगा। प्लानिंग असिस्टेंट जो होगा वो टाउन प्लानिंग या फिर उससे जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट है उसे सुपरवाइज करेगा, उसकी निगरानी करेगा, उसके रिकॉर्ड्स रखेगा।
आर्किटेक्चरल असिस्टेंट जो है वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो गया या आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गया या फिर साइट प्लानिंग हो गया, उसे इंश्योर करेगा, उसे दिखेगा, मतलब उससे जुड़े हुए काम ये करेगा। इसके अलावा एएसओ जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बेसिकली ये सेक्शन ऑफिसर का असिस्टेंट होता है जो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे डीडीए के अंदर, उन डिपार्टमेंट्स का एक हेड होगा सेक्शन ऑफिसर, और उसका असिस्टेंट होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मतलब आपका जो पहला जो प्रमोशन होगा वो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे होगा, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट होगा। इसके अलावा प्रोग्रामर है, जो जितने भी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जो भी चीजें अपडेट होंगी वो प्रोग्रामर करता है। जो सिविल इंजीनियर है, बेसिकली जो है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट होगा वो देखेगा। कॉन्ट्रैक्टर जो है किस तरीके का काम कर रहा है, वो किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहा है, उन सब का इंस्पेक्शन करना भी जूनियर इंजीनियर का काम है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अगर आपने जूनियर इंजीनियर करा हुआ है और उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क्स जो होंगे आपके अंडर में उसे आप इंस्पेक्ट करोगे। हॉर्टिकल्चर के अगर आप सेक्शन ऑफिसर है, तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट होगा उसके आप हेड होंगे, तो उससे जुड़ी हुई चीजें आप मैनेज करोगे। नेब तहसीलदार जो होगा वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू जो मैनेजमेंट होता है उसका वो हेड होता है, तो उससे जुड़ी हुई चीजें वो करता है। इसके अलावा अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर हैं, तो ट्रांसलेशन का जो काम होगा वो आपके अंडर होगा। इसके अलावा ग्रुप सी की जो पोस्ट है, सर्वेयर की जो पोस्ट होती है, वो लैंड सर्वे जो कर लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, आपका वही काम होगा कि आपको जाना है, इंस्पेक्ट करना है कि भाई किसकी जमीन है, क्या मेजरमेंट है, ये सारा काम आपका होगा। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, अगर आप ग्रेड डी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो जो डिक्टेशन वाला जो काम होगा, स्टेनो वाला जो काम होगा, वो आपके अंडर होगा। पटवारी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना विलेज लेवल पे या जोन लेवल पे, वो काम आपका होगा। इसके अलावा माली का आपको काम मालूम है कि बगीचे को देखना होता है, गार्डनिंग करना होता है। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो, तो जो सिक्योरिटी को देखना होता है, उसका इंस्पेक्शन करना होता है, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ पे एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मैंने बोल दिया था, ये एक्चुअल में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरा एमटीएस, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, इसे अगर हिंदी में देखें तो ये एक्चुअल में चपरासी होता है। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, फाइल का मूवमेंट करना वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, साफ सफाई करना, या ऑफिस का जो बेसिक सपोर्ट है उसे देखना, या फिर स्टाफ जो काम कह रहा है कि भैया ये काम कर दो, तो वो काम करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अलग अलग लेवल्स के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग सैलरी लेवल्स बताए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग पे लेवल यहाँ पे बताया गया है, और उसके अकॉर्डिंग क्या अप्रोक्सीमेटली इन हैंड सैलरी होगी। इन हैंड सैलरी बेसिकली क्या होती है, आपका जो पे लेवल होगा, इस पे लेवल का ये जो बेसिक पे है, यही आपको स्टार्टिंग में मिलता है। लेकिन इसके अंदर बहुत तरह के अलाउंस होते हैं जो ऐड होते हैं, उन अलाउंस को अगर ऐड कर दिया जाए, और जो टैक्स वगैरह सब है जो गवर्नमेंट लेती है, अगर उसे माइनस कर दिया जाए, तो अप्रोक्सीमेटली आपके हाथ में जो अल्टीमेटली जो सैलरी मिलेगी वो इतनी मिलेगी। इसके अलावा पीएफ वगैरह सब कटता है, जो कहीं ना कहीं प्रोविडेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब काट करके आपको इतना मिलेगा। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हो किसकी क्या सैलरी होती है। इसके अलावा ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें, तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग तरीके से ग्रोथ है। यहाँ पे प्रमोशन है, प्रमोशन की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा वो कितने दिन में होगा, कितना टाइम लगेगा फर्स्ट प्रमोशन में, तो 3 से 4 साल का समय मिनिमम लगेगा। ठीक है, इन केस मतलब अगर आपका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता, अगर कोई इंटरनल एग्जाम हुआ, डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ, तो एग्जाम को क्वालिफाई करके आप जल्दी जो है पोस्ट अपना बढ़ा सकते हैं, आपका प्रमोशन जल्दी हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो 3 से 4 साल का समय लगता है मिनिमम। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो बेसिकली आपका एक सीबीटी का पेपर होगा, सीबीटी के पेपर के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए, जैसे नीब तहसीलदार की पोस्ट है, यहाँ पे प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है नीब तहसीलदार की। इसके अलावा जो है आप जिसमें ट्रांसलेटर का जो जैसे जो जॉब हो गया जूनियर ट्रांसलेटर का, उसमें क्या होगा, आपका जो सीबीटी होगा उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा ट्रांसलेशन का। उसी तरीके से जो स्टेनोग्राफर है, जूनियर स्टेनोग्राफर, उसमें एक स्टेनो का टेस्ट होगा। तो इस तरीके से जो है, मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पेपर है, उसके बाद अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड अगर आपको एक पोस्ट भर रहे हो, तो उस स्किल से रिलेटेड एक टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट है कि ये सब के अंदर आपका जो है फॉर्मेट
फॉर्मेट कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो मैक्सिमम केसेस में आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस 120 क्वेश्चंस में जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और आपका जो डोमेन है उस डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे यहाँ पे नेब तहसीलदार के लिए यही चीज बोला गया है, तो यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज होगा, जीके होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा और इंग्लिश का सिलेबस होगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो फिर मेंस दिया जाता है नेब तहसीलदार के केस में, बाकी के केस में नहीं है। बाकी के केस में एक पेपर होगा, क्वालिफाई कर दिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाओगे। ठीक है, अगर स्किल टेस्ट वगैरह सब नहीं है तो अगर स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट दिया फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जनरली 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का। लेकिन जो है यहाँ पे सिर्फ एमटीएस के लिए 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा और बाकी सबके लिए टाइमिंग 2 घंटे का है, लेकिन एमटीएस के लिए 1.5 घंटे का टाइमिंग आपको मिलेगा। इसके अलावा इसका जो सब्जेक्ट है, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप नंबर जो मेरा दिया गया उस पे व्हाट्सअप करके आप और भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस एग्जाम के बारे में आप पता कर सकते हो। ठीक है, और इसके बेटर प्रिपरेशन के लिए अपने शांति एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।